नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। छत्तीसगढ़ में कोरोना सरकार के शीर्ष अफसरों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। कोरोना नियंत्रण के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी अफसर अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले कोरोना संक्रमित पाई गई। वहीं स्वास्थ्य संचालन के एक अन्य अधिकारी में कोविड-19 के लक्षण दिखे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि रात में उन्होंने फोन पर बुखार होने की जानकारी दी। सुबह कोविड संक्रमित पाई गई। वहीं स्वास्थ्य आपको बताया संचालन के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी में भी कोविड के लक्षण दिखे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के सवाल पर विपक्ष के ध्यान आकर्षण का जवाब देने की तैयारी के समय वे अधिकारी बैठक में मौजूद थे। उनकी तबीयत खराब लगी तो आग्रह पूर्वक उन्हें घर भेज दिया गया। उन्हें आराम करने और परीक्षण कराने को कहा गया। दरअसल कोरोना संक्रमण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने अधिकारी दीर्घा में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अफसरों की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने अधिकारियों की गैर मौजूदगी को सदन की अवमानना तक बता दिया। छत्तीसगढ़ में बीते 3 वर्षों के दौरान सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 216 नक्सलियों को मार गिराया। तो वहीं विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक धनेंद्र साहू के सवाल के लिखित जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान सुरक्षा बलों ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई मुठभेड़ में 216 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं इस दौरान 966 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान राज्य के सुकमा जिले में 333 नक्सलियों ने, दंतेवाड़ा जिले में आपको बता दें 300 ने, नारायणपुर जिले में 164 ने, बीजापुर जिले में 77 ने, कोडागांव जिले में 46 ने, बस्तर में 36 ने, राजनांदगांव में 7 ने और कांकेर जिले में 3 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने होने वाले नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है और ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव फरवरी तक हो जाएंगे। तो वहीं इनके 2 चरणों में कराए जाने की योजना है। आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक निकाय चुनाव को लेकर ईवीएम सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मतदान दल और मतदान केंद्रों पर की जाने वाली जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। गौरतलब है कि यह चुनाव इसी साल 1 जनवरी 2020 को आई मतदाता सूची से करवाया जाएगा। वहीं जिन निकायों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना था उनका बीते 13 दिसंबर को अंतिम प्रकाशन हो चुका है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह तय है कि किसी भी मतदान केंद्र में 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। मतदान केंद्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क और पर्याप्त शारीरिक दूरी का प्रबंध रहेगा। मतदाताओं को मतदान के लिए दस्ताने दिए जाएंगे। एक और जहां पूरे देश में मंदिर के नाम पर राजनीति चल रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर सरकारी जमीन में बने परशुराम भगवान के मंदिर को गिरा दिया गया। अतिक्रमण के नाम पर मंदिर गिराने को लेकर सोशल मीडिया पर शासन प्रशासन का भारी विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें, रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत एटोरा बाईपास पर सरकारी जमीन में बने आश्रम को अतिक्रमण के नाम पर गिराने के लिए सुबह प्रशासनिक अमला पहुंचा, जहां साधु संत एवं कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस कारण आश्रम में काफी हंगामा मच गया, जिस पर प्रशासन को उल्टे पैर लौटना पड़ा। लेकिन कुछ ही देर में प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ भारी पुलिस बल लेकर फिर से मौजूद हुआ और मंदिर और आश्रम को गिरा दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी ओर सोशल मीडिया में शासन प्रशासन के द्वारा मंदिर को गिराए जाने पर भारी विरोध शुरू हो गया, जिससे प्रशासनिक अमले की किरकिरी हो रही है। राम आश्रम एनएच की ज़मीन पर बना हुआ है और एनएच के द्वारा आगे भविष्य में इसमें 4 लेन बनाए जाने की कार्यवाही की जानी है और जिसके लिए ये परशुराम आश्रम द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाने की कार्यवाही के लिए आज मंदिर को गिराना चाहती है। भगवान परशुराम के
हनुमान जी के भगवान शनि के मंदिर को गिराना चाहती है अतिक्रमण के नाम पर, और उनकी एक यज्ञशाला बनी हुई है, संतों को मार के यहाँ से भगाना चाहती है। मुझे ऐसा बताया गया कि सरकारी ज़मीन है। मज़े की बात यह है कि रीवा प्रशासन को और शिवराज सिंह चौहान जी को समदड़िया का भवन मंदिर लगता है, बंसल के भवन मंदिर लगते हैं, ठेकेदारों की रोड मंदिर लगती है, पूरे शहर को खुदवा दिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लोगों से जुड़ी हुई आस्था का एक मंदिर है कहीं, तो उसमें प्रशासन को और शिवराज सिंह चौहान जी को अतिक्रमण। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के 2 थाना क्षेत्रों में खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें से एक थाना महाकाल और एक जिवाजीगंज में 2 नामी बेकरी पर एडीएम खाद्य विभाग के अधिकारी पहुंचे। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने अनियमितता के चलते दोनों बेकरी संचालकों को नोटिस थमाया। सर, आज दो जगह कार्रवाई की गई है, राजा फैक्ट्री और चांदनी में। क्या मामला है? आज खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम अपनी रूटीन जांच के दौरान और खाद्य पदार्थों की जांच हेतु एक राजा बेकरी और चांदी बेकरी पर हमने आज कार्रवाई की है। चांदी बेकरी से टोस्ट और मैदा के सैंपल लिए हैं। राजा बेकरी पे आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा चांदी बेकरी पर भी साफ़ सफाई पर्याप्त नहीं थी, उनको नोटिस दिया जा रहा है लाइसेंस की शर्तों के लिए। और राजा बेकरी पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे साफ़ सफाई तो है ही नहीं, इसके अलावा कुछ यहाँ पे सरकारी नमक भी मिला हुआ है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बनाया जाता है, और करीब 5 कुंटल जो इनका है बन्या करके नमक है, जिसके बारे में इनके पास ना तो कोई अभी बिल इन्होंने अभी तक प्रस्तुत किया है। बता रहे हैं कि किसी किराने की दुकान से ही लेके आते हैं, उसके हम आगे जाँच करेंगे। और यहाँ से हमने अपनी जांच के लिए टोस्ट के जो 3 प्रकार के टोस्ट बनाते हैं, टोस्ट के सैंपल और नमक के सैंपल और अन्य रॉ मटेरियल के सैंपल ले लिए। वो जिस किराना दुकान से सामान लेके आते हैं उसके बाद छापामारी कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, उससे इनके कथन के आधार पर हम उस पर आगे की कार्रवाई उस पर करेंगे। उसका कुछ नाम बताया कौन सा किराना? नाम अभी इनसे कथन ले लेंगे हम, जहाँ से ही बताएंगे कि अलग अलग दुकानों के नाम बता रहे हैं कि अलग अलग दुकान से लेके आते हैं, तो अभी हम उसको डिस्क्लोज ना करके हम सीधे कार्रवाई उन पर करेंगे। ये राजा बेकरी से सरकारी नमक मिला है, क्या पूरा मामला? ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यहाँ जांच करने आए थे। चलिए इस बीच किसान नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। 10 लाख के मुचल के भराने के नोटिस दिए गए थे। जब ये आप लोगों के माध्यम से उठाया गया कि 50 लाख का किसान से मुचल का भराया जा रहा है, तो फिर उन्होंने कहा ये एरर थी और वो 50 लाख का 50,000 किया, 5 लाख किया गया। लेकिन ये बताएं आप कि ये डेमोक्रेसी में ये कौन सा प्रजातंत्र है जिसमें आंदोलन में भाग लेने के लिए मुचल के भरवाए जाएं? और जैसा आपने अभी बताया, जगह जगह बैरिकेडिंग करके किसान को रोका जा रहा है। परसों भी हमने गाजीपुर बॉर्डर को जाम किया था दोनों साइड से, और उस टाइम जो उनके अधिकारी थे उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये दोबारा से ये घटना नहीं होगी, इस तरह का कोई हम पुलिस के माध्यम से एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो जाम खत्म होने के बाद फिर रवैया पुलिस का वही रहा, तो उसी के विरोध में कल सारा दिन वहाँ पे जाम रहा और अंततः ये फैसला हुआ कि प्रशासन जो है इसको चेक करेगा, देखेगा, और उसकी अभी मतलब रिपोर्टिंग पूरी नहीं आई है कि किस पे क्या एक्शन लिया गया है। बार बार कहा जा रहा कि कुछ स्टेटां ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੈਕ ਫਲੈਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ नेक्स्ट प्लान है या हजे सिंधु बॉर्डर पे डटेगा? देखिए अभी हमारे पास है क्या, सरकार का तो रवैया हमने देख ही लिया कि सरकार तो निरंतर उस बात को लटका रही है। तो हमारे तमाम साथियों ने चर्चा की है और हमारे तमाम लीडर्स स्टेट्स में निकलेंगे, और उन स्टेट्स में जहां अभी आंदोलन की गति, मतलब आंदोलन तो हर स्टेट में चल रहा, कहीं ना कहीं उसकी इग्नोरेंस हो रही है। ऐसा नहीं है किसी राज्य में आंदोलन नहीं है, लेकिन हमने ये तय किया कि उन भाइयों को दिल्ली ये सरकार बुलाना चाहती है सबको, तो महाराष्ट्र का जत्था हमारा चल दिया है, वो शायद कल या परसों दिल्ली पहुंच जाएगा बॉर्डर पे। गुजरात के किसान हमारे पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के पहले मध्य प्रदेश का किसान हमारा आ चुका है, राजस्थान आ चुका है, तमिलनाडु का किसान हमारा आ चुका है, कर्नाटका का किसान आ चुका है। तो ऐसा नहीं है,
सरकार को नहीं पता, सरकार की इंटेलिजेंस है, काम करती है, पता है सरकार को, लेकिन वो देश के सामने एक ऐसी पिक्चर रखना चाहती है कि ये तो उत्तर भारत में भी कुछ राज्यों का आंदोलन है। पूरा राजस्थान वहाँ इकट्ठा हो गया, योगेंद्र जी वहाँ संभाले हुए मोर्चा NH8 पे, पूरा राजस्थान का किसान दिन प्रतिदिन तादाद बढ़ती जा रही है। और अगर हमारी अगली रणनीति और कोई है ही नहीं, हम तो डेमोक्रेटिक वे में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और जन समर्थन और जन दबाव बढ़ा। ये गाजीपुर में VM सिंह, गाजीपुर में राकेश टिकैत जी और VM सिंह जी ने कल इंटरवेंशन किया। जब वहाँ के किसान एक्टिविस्ट जो रामपुर और कई जगहों से आए थे, उन्होंने कहा कोई भी स्टेज पर हमारी बात नहीं सुन रहा है। उसके बाद उन्होंने वो जाम किया और टिकैत जी ने बोला एकदम से जाम खोलने के लिए। उसके बाद काफी वहाँ पे बहस हुई। क्या आपको राकेश टिकैत जी जो आपकी कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने आपको डिटेल में ब्रीफिंग किया पिछले 2 दिनों में कि वहाँ क्या हुआ? मैं गाजीपुर, आई एम आस्किंग अबाउट द रोल ऑफ मिस्टर टिकैत। हैज ही ब्रीफ्ड यू इन डिटेल्स व्हाट हैज हैपेंड एट गाजीपुर? मैं उसी संगठन से हूँ जिसमें राकेश टिकैत हैं, BKU से, और मैं गाजीपुर से आया हूँ। वही बात मैं बता रहा हूँ और उन्हीं के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। नहीं, पर ये कमेटी को ब्रीफिंग किया गया कि क्या हुआ है वो सारा हमारा इंटरनल मैटर है। हमारे साथी हैं, हो सकता है किसी भाई को कोई ऐसी फीलिंग होगी आपस में, लेकिन कहीं कोई ऐसा। अमित शाह जी के बारे में बात किया और आपने बताया 8 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी, आपने उनसे बोला कि MSP पर सारी खरीद होनी चाहिए। तो आपने बताया कि खरीदना और बताना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि अमित शाह जी ने उस समय मना कर दिया, हम खरीद नहीं सकते हैं। तो क्या वो मैं ये मानूं या हम लोग ये माने कि सारे क्रॉप्स के लिए उन्होंने मना कर दिया, या कोई स्पेसिफिक कोई फसल थी जिसके बारे में उन्होंने बोला? क्योंकि बहुत बड़ी चीज है कि अगर उन्होंने आप लोग से मीटिंग में ये बोल रहे हैं कि हम खरीद नहीं सकते, केवल अनाउंस करेंगे, तो इसका मतलब हम क्या माने सर? इसको थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, हमने उनसे कहा था कि 23 फसलों का आप MSP तय करते हैं। 23 फसलें जितनी पूरे देश में पैदा होती है, क्या आप वो सभी MSP पे खरीदोगे? 23। उन्होंने कहा नहीं खरीदेंगे। कितनी खरीदोगे? उन्होंने कहा जैसे पहले खरीद रहे हैं। जैसे पहले खरीदने का मतलब है कि हरियाणा और पंजाब से धान और गेहूं केवल 2 फसलें खरीद रहे हैं और बाकी नाम मात्र खरीदते हैं जितनी PDS में जरूरत होती है। जैसे मक्का सारे देश में नहीं खरीदा, जैसे चना 25% खरीदा, जैसे बाजरा थोड़ा सा खरीदा, और बाकी प्रदेशों में तो बिल्कुल नहीं खरीदा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश में धान बिका है 1100 1200, उत्तराखंड का यही हाल है, बिहार का यही हाल है। और कोई भी फसल, यानी आंकड़ा कुल मिला के ये बताता है कि 6% के करीब फसल, और 6% के करीब फसल जो हमारा कुल उत्पादन है उसका MSP पे खरीद रहे हैं। और उसको जो है हम ये कह रहे हैं, हमारा आंदोलन ये है कि वो 6% नहीं, 100 किलो में अगर 6। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है।
और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जनैया थाना क्षेत्र के सूती गांव में स्थित रेस्ट हाउस के पुराने जर्जर भवन में कार्य करने के दौरान 20 फीट ऊंचाई से गिरने से एक आदिवासी युवक की मौत हो गई। मौत से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। तो वहीं चक्का जाम की जानकारी आला अधिकारियों को लगी तो आनन फानन में ढबोरा अनुभाग के एसडीओपी सहित जनैया, चाघाट, सोहागी और जवा के थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल करने चाहा, लेकिन मृतक के परिजन को 10 लाख की आर्थिक सहायता, शासकीय नौकरी और 5 एकड़ जमीन की मांग को लेकर ये डटे रहे। वहीं तहसील के नायब तहसीलदार और सिंचाई विभाग के कार्यपालन मंत्री के लिखित आश्वासन पर परिजन शव को उठाने के लिए राजी हुए, तब जाकर ये जाम खुला और मामला शांत हुआ, लेकिन हंगामा देर रात तक चलता रहा। दुर्घटनावश जो है वो कबूतर पकड़ने के चक्कर में दुर्घटना हुई, ऊपर छत पे सपने पे से गिर पाए और उसकी सिर में चोट लग जाने के कारण उसके इलाहाबाद ले गए। यहाँ से इलाहाबाद में उसका पूरा इलाज कराया गया। इलाज में जो भी राशि व्यय हुई, खर्च हुआ, वो हमारे विभागीय अधिकारी पटेल जी ने किया है। इसके बाद मामला क्या था सर? धीरेन्द्र कौन नाम का व्यक्ति था जो रेस्ट हाउस में रिपेयरिंग का काम कर रहा था। ये 17 तारीख की बात है और वो गिर गया अचानक, जिससे उसकी इलाहाबाद में कल मौत हो गई। परिजन चक्का जाम कर रहे थे, परिजनों को कुछ मांग थी। परिजनों को कुछ मांगे थी। जो एसडीओ इरिगेशन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन आए थे, उन्होंने मांगे। खबर एमपी से है, जहां पर उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कठई की जनता ने गांव में लगाए गए जनपद के शिविर का बहिष्कार किया। यह पूरा मामला कठई पंचायत का है, जहां पर देश आजाद होने के बाद भी यहां बिजली नहीं है, जबकि इस गांव में पूरी तरह से विशिष्ट बेगा जाति के लोग रहते हैं, जिनके लिए सरकार कहती है कि ये आदिवासी भाइयों की सरकार है। फिर भी यहां पर आज तक ना तो बिजली है और ना ही सड़क और ना ही पानी। कठई पंचायत की इन समस्याओं की खबर पिछले हफ्ते 16 दिसंबर को एएनबी न्यूज पर दिखाई गई थी, जिसके बाद जनपद की टीम कठई पंचायत में शिविर लगाकर ग्रामवासियों की समस्याओं को जानने के लिए पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा सभा का विरोध किया गया और उनके द्वारा अभी भी मांग की जा रही है कि पहले बिजली, सड़क, पानी, फिर आगे शिविर लगाया जाए। हम आपको बता दें कि ग्राम कठई में बैगा समाज और विकास के मुद्दों को लेकर एएनबी न्यूज के द्वारा लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है। ये हमारे यहाँ सदामत में अभी बिजली नहीं देखे गया है और नया अभी लगा है, और हमारे यहाँ बहुत वैसे मीना सिंह जो रहा उनको भी दिया, कागज पहुँचाए, पर भी अभी कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो हम मानिए हमारा कलेक्टर जी है, तो थोड़ा यहाँ आके अपने यहाँ समाधान कर दें, ताकि अपने यहाँ जो भी है समस्या प्रॉब्लम वो हो। लाइट भी नहीं है, अंधेरम पड़े हैं यहाँ हम हैं। क्या मांग करते हैं आप? किससे मांग करते हैं? हम जब मुख्यमंत्री आते ऐसे मांग करी थे, ऐसे मांग करी थी। यहाँ नहीं आ सके, पब्लिक के सुख दुख देखें। कलेक्टर सबको बना है, हम ही तो कलेक्टर बना है, का अपने से वो बन गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती के मौके पर 11 किसानों को ट्रैक्टर देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग
जब सत्ता में आते हैं तो बंद चीनी मिलों को बंद करने पर मौन हो जाते हैं। यूपी सरकार ने कोरोना काल में चीनी मिलें चलाई। सीएम ने कहा कि जिन्हें किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी और मंडियां समाप्त नहीं होंगी, इसके बावजूद किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए कानून किसान की उपज का मुनाफा उसके खाते में डालने का काम करेंगे। किसानों को जहां से अच्छा मूल्य मिलेगा वहां अपनी उपज बेचने को स्वतंत्र होंगे, लेकिन जिन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा वे किसानों को गुमराह कर रहे हैं। फसल बीमा योजना, किसान सम्मान योजना, कृषि विज्ञान केंद्र, मृदा परीक्षण सहित केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को देने में प्रधानमंत्री जी ने कोई संकोच नहीं किया। आप जानते हैं किसान सम्मान निधि में एक बार में यानी साल में 6,000 रुपए हर किसान के खाते में देने की व्यवस्था, यानी हर 4 महीने में इस साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त किसान के खाते में जाएगी। 4 महीने में एक बार 2,000 रुपए हर किसान के खाते में जाने की व्यवस्था, और एक बार में हर 4 महीने में जब किसान के खाते में 2,000 रुपए दिए जाते हैं तो एक बार में कितना खर्च होता मालूम आपको? 18,000 करोड़ रुपए। 18,000 करोड़ रुपए हर चौथे महीने में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में किसान के खाते में दिया जाता है, जिससे हमारा अन्नदाता किसान अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, पेस्टिसाइड के लिए या कभी अपनी किसी आवश्यकता के लिए उसे धन की आवश्यकता हो तो यह पैसा उसके लिए सहायक बन सके। यानी साल में, एक वर्ष में 54,000 करोड़ रुपए की राशि केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे देने की व्यवस्था कोई करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से करते हैं। अभी परसों 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी आपके अकाउंट में फिर से भेजने वाले हैं। ये केवल इसलिए कि किसान के चेहरे पर खुशहाली लाई जाए। ये प्रयास इसलिए जिससे किसान के चेहरे पर खुशहाली हो सके। पिछली सरकार ने चीनी मिलें बंद करती थी, बेचती थी। हमारी सरकार चीनी मिलें चला रही है, बंद चीनी मिलों को चला रही है और उनके एक्सपेंशन का, उनके मॉडर्नाइजेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। आज चौधरी साहब की जयंती है। चौधरी साहब के स्वयं की कर्मभूमि में रमाला की चीनी मिल 30 वर्षों से इंतजार कर रही थी कि इस चीनी मिल का पुनरुद्धार हो, उस चीनी मिल का नवीनीकरण हो, उसका विस्तारीकरण हो। लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जब सत्ता में आते हैं तो मौन हो जाते थे, कभी चिंता नहीं करते थे, कभी भी इस बात की चिंता नहीं करते थे। मैं धन्यवाद दूंगा गन्ना मंत्री को, उन्होंने चौधरी साहब की कर्मभूमि की चीनी मिल को विस्तारीकरण के 50,000 कुंटल गन्ने की प्रतिदिन पेराई हो सके, 27 मेगावाट बिजली वहां बन सके, इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ा दिया और उस कार्य को पिछले वर्ष संपन्न करके चीनी मिल बहुत अच्छे स्तर पर आगे चल करके चौधरी साहब। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।